Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IIT City and I am a second year undergraduate student. तो हमने अपना चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। हमने इसके 3 लेक्चर कर चुके थे। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तक के हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे। आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन, और अगर वेरी लॉन्ग भी करने का ट्राई करा होगा तो अच्छी बात है। बाकी इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे पूरे वेरी लॉन्ग कर ले, ज्यादा है नहीं, चार पांच ही है, और उसके बाद में हम थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा हमें टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भी वेरी लॉन्ग है तो थोड़ा टाइम लगता है, वेरी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। Derive the relationship between delta H and delta U for an ideal gas. Explain each term involved in the equation. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन बताना है। ओके, तो ये यानी कि एक टाइप से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो और ऊपर से इन्होंने बोल दिया कि हमें एकदम डिटेल में बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन पता होगी, तो उसे लिखने का ट्राई करते हैं। एक अपना था ना, पी वी टू एन आर टी वाला इक्वेशन, और उसी तरीके से इसकी इक्वेशन आती है। मिनट, मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारी वो इक्वेशन क्या थी जो हमें निकालनी है, वो कुछ ऐसी आती है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। ओके, ये हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है। ओके, और पूरा यानी कि थोड़ा प्रूफ है इसमें, और एंड थ्योरी है थोड़ा सा। तो आपको अगर थ्योरी नहीं आती होगी तो थोड़ा दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको सब कुछ समझ आए। तो आपको पता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो इक्वल क्या होती है, हीट होती है, इक्वल टू, जैसे कि ये हो गया एट कांस्टेंट। अभी हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपनी डेल्टा यू की वैल्यू क्या आती थी, एन एन सी डेल्टा टी, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या आती थी, हीट इंटू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू एम, ये आती थी हमारी। ओके, और जो मेजोरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन होती थी वो, अगर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में अगर कांस्टेंट प्रेशर के अंदर में रखें, यानी कि कहना चाहिए कि एक टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, उसके अंदर हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, और प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या आती, डेल्टा यू की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी आती थी, कांस्टेंट प्रेशर इंटू एम। ओके, तो जो उसमें हमारी क्यूपी थी वो क्या थी हमारी, क्यूपी ये हमारी थी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ओके, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो उस पर इतनी हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि सिस्टम के द्वारा। ओके, और जो हमारा माइनस पी वी आया था, सॉरी यहाँ पे माइनस पी वी आया। ओके, और जो हमारा माइनस पी वी है वो क्या हुआ, ये हो गया हमारा एक्सपांशन वर्क डन। ओके, तो अब मैं, आप बोलोगे ये सब आप क्या लिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा यू टू था, देखिए ये यू टू माइनस यू वन, ये क्या हो गया, हमारा डेल्टा यू होगा। और इसकी वैल्यू हम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे निकाले तो पी इंटू वी टू माइनस वी वन आएगी। ओके, ये आपको समझ आ गया। और अगर हम रीअरेंज करें इसको, ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्यू पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू पी इज इक्वल टू यू टू प्लस पी इंटू वी टू। ठीक है, और इसमें माइनस करना पड़ेगा हमें यू वन प्लस पी इंटू वी वन। तो ये कैसे लिखा आपने, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यू टू माइनस यू वन करना, तो यू टू माइनस यू वन तो आ गया, प्लस पी वी टू माइनस पी वन। तो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ अरेंज करी है। कैसे, ओके, तो उसके बाद हमारा एक आपको थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन याद होगा आपको, कि जो एंथैल्पी होती है एच, ये हमारा, इसको मान लीजिए आप पहली क्वेश्चन याद रख लीजिए। ओके, देखिए हमने क्यूपी क्या लिखा था, देखिए आपको मैं अच्छे से बताता हमने अभी तक क्या करा। ओके, देखिए ये हमने लिखे थे क्यूपी माइनस, तो देखिए हमने क्या लिखे, क्यूपी को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। ओके, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी इंटू वी लिख रहे हैं। ओके, ठीक है ना, और हमने इसको खोल दिया, यू डेल्टा यू को लिख दिया हमने यू टू माइनस यू वन, और माइनस पी इंटू वी को लिख दिया पी इंटू वी टू माइनस वी वन, और उससे हमने क्यूपी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देखिए मैं आपको एरो बना देता हूँ, देखिए पूरा प्रूफ वाला बेस्ड है, तो ये एकदम थ्योरी थ्योरी पार्ट है, कुछ कुछ चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया होगा, तो थोड़ा मैं पास चलूंगा क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके,
तो देखिए मैंने ये पहली इक्वेशन ला ली, क्या ला ली, क्यूपी की वैल्यू मैंने डेल्टा यू को रीअरेंज करके प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन में ला ली। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं क्या बोल रहा था, एंथैल्पी। ओके, अब ये तो हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में, अब एंथैल्पी के बारे में बात करना है। तो एंथैल्पी को हम कैसे लिखते हैं, तो जो एंथैल्पी होता है वो बेसिकली ये होता है ना, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू यू प्लस प्रेशर इनटू वर्क डन। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। अब हम देखिए ये जो पहली कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू पी इज इक्वल्स टू एच टू माइनस एच वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। ठीक है ना, ये कैसे लिखा मैंने, ये लिखा मैंने देखिए, इससे लिखा मैंने, आ, ये क्या हो गई, ये हमारी, सो इक्वेशन वन बिकम्स दिस वन। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्यूपी में देखिए इसका फॉर्मूला है क्यू टू प्लस पी इंटू वी टू हो गया। देखिए और हमने एच की वैल्यू यू इंटू पी वी टू लिखा, तो अगर हम एच वन की एच टू की वैल्यू लिखते तो यू टू प्लस पी इंटू पी तो कॉन्स्टेंट है, वी टू लिख दिए। तो देखिए यू टू इंटू पी वी टू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, डेल्टा एच टू हो गई। और वैसे ही हमारा डेल्टा एच वन हो गया, सॉरी एच टू एंड एच वन, तो इससे हमने लिख दिए क्यू पी इज इक्वल्स टू एच टू माइनस एच वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। ओके, तो इससे हमारा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा डेल्टा एच आ गया। अब देखिए जो क्यू है वो एक पाथ फंक्शन है। ओके, क्यू इज एन पाथ फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट ऐसा लिख सकते हैं। और एच जो हमारा, ये हमारा एच इज स्टेट। ओके, आपको पता है ना ये सारी टर्म स्टेट फंक्शन है, लेकिन जैसे कि ये रिलाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा पार्ट डिपेंडेंट है फंक्शन वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एच पे। देखिए इस रिलेशन से, इसको मैं सेकंड मान लेता, इस रिलेशन पे ये डिपेंड कर रहा है। तो देखिए अपन इक्वेशन टू को कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन टू थी, कहाँ लिखे हमने, देखिए ये वाली इक्वेशन टू थी, ये देखिए ये वाली इक्वेशन टू, सॉरी इसको मैंने गलत मार्क कर दिया, ये तो हमने सॉल्यूशन कॉन्क्लूजन लाया था। तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम इसी से कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम सब अभी डिफाइन करें। देखिए हमने अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को प्रेशर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में लाया। अब हम हीट को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में लाएंगे और उन दोनों को रिलेट करेंगे। तो हमें पूरा डिटेल में जाना है। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ। फिर इसको डेल्टा यू के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हम देखिए डेल्टा एच को क्यूपी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। प्लस प्रेशर यहाँ पे अगर वेरिएबल करके डेल्टा पी इंटू भी लिख देंगे। ओके, और जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, सिंस प्रेशर आपको पहले ही बता दिया था, एक टेस्ट ट्यूब कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ओके, तो देखिए थोड़ा थोड़ा यू और एच एच के बीच में रिलेशन दिख रहा है, तो चलिए इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं एंथैल्पी चेंजेस कब, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप मान सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी डेल्टा एच जो हीट निकाल रही है वो क्यूपी मान लेते हैं। ओके, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और एच निगेटिव होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ओके, और हीट पॉजिटिव होगा अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ओके, क्या बोला मैंने, एच इज इक्वल्स टू निगेटिव इफ एक्सोथर्मिक, ये आपको पहले से बता दिया था, और एच की वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए हमें सारी कंडीशन भी चेक करते जा रही है कि वो एक्सोथर्मिक है तब कैसा देगा, और अगर वो एंडोथर्मिक है तब वो कैसे देगा। ओके, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इससे थोड़ा टाइम लगेगा आपको पूरा एक एक टर्मिनोलॉजी से हमें, देखिए इसने बोला भी है एक्सप्लेन ईच टर्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ओके, तो देखिए तो इसी के साथ क्या हो रहा है, जो हमारा थर्ड वाला रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा, जो हमारा यू है उसकी वैल्यू हम क्यू भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हमारा वॉल्यूम जीरो आ जाता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम्म देखिए अगर हमारा एफ वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम मान लेते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा पी इंटू डेल्टा वी तो जीरो आ गया, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा यू, और डेल्टा की वी यू की वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी होती है, क्यू इंटू वी। तो ये हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात होगी। अब चलिए, अब हम चलते हैं मेन पार्ट। ओके, अगर हम एक गैशियस रिएक्शन देखें, ओके, इफ वी सी अ गैशियस रिएक्शन, अभी हम सब प्रूव कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए बहुत लंबा चलेगा। ओके, तो देखिए अगर हम एक गैशियस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसमें देखिए अगर टोटल वॉल्यूम है अपना
वी ए। ओके। और अगर ये सब हमारा गैसियस रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम है, ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके। यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, उसके पहले के जो रिएक्टेंट थे उनका वॉल्यूम है। और वी भी हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखिए हमारा रिएक्शन गैस के बीच में हो रहा है, तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी गैस के बीच में बनेगा। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसमें। हमें अब पहले वी आ गया, वी बी आ गया, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो हमें पहले अब इसके नंबर ऑफ मोल्स भी देखना पड़ेगा, यानी कि अगर इनिशियल मोल्स कितने एन ए रहे, एन ए हमारे हो गए रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट मोल्स, और एन भी मान लेते हैं हम अपने रिजल्टेंट, सेम चीज। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गैस, सॉरी, गैस लॉ लगाएंगे। तो हमारा गैस लॉ क्या कहता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। तो चलिए दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में लगाते हैं। पी प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट था, वॉल्यूम एट ए इनिशियल इज इक्वल टू मोल्स इनिशियल आर इंटू टी। इससे हम अभी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके। फिर हमारा हो गया पी एट वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी, लिख दिया हमने। तो अब हम इन दोनों को जब इक्वेशन मान लीजिए 4 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5। तो 4 - 5 कर ले, सॉरी बड़ी वाली से पहले, यानी कि रिएक्टेंट साइड माइनस से रिजल्टेंट साइड माइनस कर लेते हैं। ओके। तो 4 कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रेशर कॉमन हो गया, वी बी माइनस वी ए ले लेते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन बी माइनस एन ए इंटू आर टी आ गई। ओके। तो हमने ये क्यों करा, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू डेल्टा वी। देखिए चेंज इन वॉल्यूम आ गया हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और हमारा ये जो हमारा एन बी माइनस एन ए, ये बेसिकली होता है हमारा डेल्टा एन जी, और इसको हम लिखेंगे आर टी। तो इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5। ओके। सॉरी, इक्वेशन नंबर 6 हो गई हमारी। तो देखिए हमारी बहुत सी इक्वेशन आई है, हमें सबको अभी अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट। देखिए ये जो गैसियस प्रोडक्ट है उसके मोल्स और इनिशियल प्रोडक्ट के मोल्स को माइनस करते हैं, तो वो हमारा डेल्टा एन जी डिनोट करता है। ठीक है। तो आपने ये क्यों कैलकुलेट करा, देखिए अभी मैं बताता हूँ। तो ये देखिए डेल्टा एच हो गया ये हमारा, इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखिए हमने कौन सी इक्वेशन से लाया था, बाय इक्वेशन थर्ड। ओके। यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स। तो देखिए इक्वेशन थर्ड बोलता है डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, लेकिन हमने अगर हमारे पास जनरल कंडीशन की है, जनरल जनरल कंडीशन व्हेन वी हैव वॉल्यूम, अगर हमारे पास वॉल्यूम्स गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एन जी आर टी। और हमसे यही प्रूफ करवाया उसने, तो यहाँ पे लिख देंगे आप हेंस प्रूफ। ओके। और यहाँ पे क्या डिराइव करना है, तो हेंस डिराइव। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक केसेस लेना है। अगर वो डेल्टा एच की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द, यानी कि जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन है। अगर वो एक्सोथर्मिक आ रहा है तो वो अपना निगेटिव आ जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव आ जाएगा हीट की वैल्यू। ओके। और वो हमारी हीट क्या हो रही है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अभी कहाँ पे लिखा है, यानी कि सिस्टम के द्वारा जो एब्जॉर्ब हुई वो हीट के बारे में बात करेंगे। ओके। तो चलिए इसी के साथ हमारे अलग क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का आता है मेरे को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मेटल बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट। ओके। एक्सप्लेन वेदर, ये देखिए ये हमारी पूरी ये जितने भी क्वेश्चन पूरे बुक के ही है एक टाइप से, यानी कि अगर आपने चैप्टर से पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने वर्ड में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ओके। और हमारे पास प्रॉपर्टीज दी है, मास, इंटरनल एनर्जी। ओके। तो हमें पहले डिफाइन करना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में डिपेंडेंस बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक में एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होती है। ओके। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले ये लिख देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है जो प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ साइज ऑफ मैटर इन द सिस्टम। यानी कह सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं डी प्रॉपर्टी विच फिर और whose
वैल्यूज, क्योंकि हमारी अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि जी हो गया, उसका कुछ वैल्यू आता है, तो उनका जो वैल्यू है इज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू अमाउंट और साइज ऑफ मैटर। ओके, यानी किसी मैटर के साइज, यानी अगर हम किसी मैटर, जा मान लीजिए अगर आप किसी जैसे बॉटल हो गया, अगर उसके बारे में आप उसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी वगैरह कितनी रेडिएट कर रहा है, कॉपर मान लेते हैं, यानी कि हीटेड कॉपर वेसल है, तो उसके बारे में अगर हम उसकी एनर्जी, उसकी हीट और बाकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना चाह रहे हैं, अगर उसमें साइज और मैटर के ऊपर वो प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारी क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और वहीं पे यहाँ पे जो एग्जांपल दिए है उसके हिसाब से हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, यह मास, देखिए पूरा मास पे डिपेंड ही कर रहा है, वॉल्यूम हो गया, कॉमा इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है ना, कॉमा एंथैल्पी, अभी देखिए हमने एंथैल्पी तो पूरा पूरा डिपेंड कर रही है। और क्या हो गया, देखिए इसमें दो चीज होती है, एक हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं आती, इसमें सिर्फ हीट कैपेसिटी आती है। ओके, ये याद रखना है आपको, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो और जो हमारा प्रॉपर्टीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट और साइज आर नोन एज इंटेंसिव। ओके, ये कह सकते हैं, सॉरी। ओके, तो इसके नीचे आपके आंसर भी दिए, तो आप आंसर भी चेक कर लीजिए जब आप प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अपोजिट लिख दीजिए, यानी कि पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, अपोजिट टू एक्सटेंसिव लिख देते हैं। और इसको अगर आप और इजी टर्म में लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट और साइज, और ये किसका, ऑफ मैटर जो हम ले रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और हमारे पास जो एग्जांपल दिए हुए हैं इनमें से हम देखें तो इसके एग्जांपल कुछ ऐसा सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तो अपने हिसाब से बदलता है, तो उसमें कोई किसी बाहर के फैक्टर का नहीं आता। डेंसिटी, मास, पावर, वॉल्यूम, तो सब एकदम प्रोपोर्शनल नहीं, यानी कि उधर भी कटेगा तो इधर भी कटेगा। प्रेशर ले लेते हैं। ओके, और अगर हम देख ले अब मोलर प्रॉपर्टी, अगर हम एक मोलर की बात करें, यानी कि एक्सएम, जो मैंने बताया था आपको, स्पेसिफिक हीट हो गया, मोलर हो गया, एकदम मोलर, यानी कि अगर सिर्फ आप किसी के मोल से निकाल रहे हो, वो नहीं, अगर 1 मोलर पे आपकी इतनी पीपीएम आ रहा है या फिर वो आ रहा है, वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या आता है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। लेकिन अगर हम मोलर बात कर ले, वहाँ स्पेसिफिक बात कर ले, तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। ओके, तो इससे कर सकते हैं। और क्या बोला है, वो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मेटर बाय टेम्परेचर, तो ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। बट इतना इंटेंसिव, ओके। और एक चीज बता दो आपको, जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो रेशियो होता है टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। क्या बोला मैंने, नोट, अगर हम एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव कर दे तो उसकी वैल्यू हमारी इंटेंसिव आती है। ओके, तो ये सारी टर्म आपने पढ़ी होगी, और बहुत से प्लस माइनस में, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता है इसका। अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखिए मोल्स तो हमारा क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन देखिए यहाँ एक्सटेंसिव आ गया, यहाँ एक्सटेंसिव आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटेंसिव आ जाएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन देता है ना, और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल वैल्यू आती है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए। तो हमारा 58 हो गया, 59 हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। और तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखे, तो वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। The lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy when 1 mole of an ionic compound present in its gaseous state dissociate into its ions. Okay, it is impossible to determine it directly by experiment. Suggest an explain indirect method to measure lattice enthalpy of an. Okay, तो इसमें हमें बोला है कि लेटाइस एंथैल्पी हमारी क्या होती है, आयनिक कंपाउंड, यानी कि जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड गैसियस स्टेट में रहता है, तब उसकी जो एंथैल्पी होती है उसे हम लेटाइस एंथैल्पी कहते हैं। ओके, और हमें बोला है कि NaCl एक कंपाउंड है, NaCl, उसको एग्जांपल लेके हमें लेटाइस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए जो एंथैल्पी होती है,
ले लिख लेते हैं लेटाइस एंथैल्पी होती क्या है। लेटाइस एंथैल्पी, तो लेटाइस एंथैल्पी बेसिकली ये होता है एंथैल्पी दैट occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into, देखिए लेटस में हम आयन की बात करते हैं, ओके, इनटू इट्स आयोनिक, या फिर यहाँ पे आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह हम आयंस लिख देते हैं डायरेक्टली सिंपल टर्म्स में। आयंस, वो भी कौन से स्टेट में, इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट इज कॉल्ड दी लेटाइस, उस कंपाउंड की एंथैल्पी होती है, ओके। तो ये हमने लेटाइस एंथैल्पी डिफाइन कर दी। और हमें अब बोला है एग्जांपल, तो NaCl का एग्जांपल लेना है हमें, ओके। तो ये हमारा भी सॉलिड बोल रहा है, ओके। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, पहले डिसोशिएट करते हैं इसको आयंस में। Na प्लस प्लस Cl माइनस हो गया, ओके। तो ये कैसे दिखेगा, ये Na प्लस गैशियस, यानी कि हमें किसी भी कंपाउंड है उसको पहले गैशियस स्टेट में हमें डिसोशिएट करना है। तो ठीक है, हमने डिसोशिएट कर दिया इसको। तो उसके बाद में हमें बोला है, तो आपको जहाँ तक मुझे यहाँ तो ये याद है, यानी कि मैंने एक क्वेश्चन करा था, मैंने जेई के टाइम पे हमें प्रैक्टिस करता था, मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी याद है क्या होती थी। ये लेटाइस एंथैल्पी कुछ ऐसी होती थी, और मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर पढ़ाने पहले मैंने थोड़ा किया था, यानी कि थोड़ा रिसर्च किया था इसके बारे में। तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती, किलो जूल पर मोल, ओके। ये कैसे आई, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए हमें थोड़ा बड़ा पेज लेना पड़ेगा। मैं पहले स्क्रॉल कर लेता थोड़ा सा, ठीक है। तो इतने में आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा ग्राफिकल टर्म्स में देखिए, हमें क्या बनाना है, ये हमारे पास दिया है NaCl सॉलिड दिया है, और हमें इससे डिसोशिएट करना है Na प्लस, और हाँ थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, अच्छी स्पेस मिल जाएगी। Na प्लस गैशियस में डिसोशिएट करना है, प्लस Cl माइनस गैशियस में डिसोशिएट करना है। तो देखिए ये हम एक बैरियर ले लेते हैं जो हमें चाहिए, यानी कि हमें ये हमें चाहिए रिजल्टेंट मान के चलते हैं, रिजल्टेंट। और ये हमारे पास कह दिया है गिवन, यानी हम प्रोडक्ट क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे कर रहे हैं इसको सॉल्व, ओके। तो देखिए ये नीचे वाला लेवल है, ऊपर वाला लेवल है। तो इस लेवल से उस लेवल तक जाने में हमें कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले स्टेप होती है, पहले जो होगा हमारा ये है, ये ऐसा होता है। तो यहाँ क्या होता है, Na सॉलिड पहले Cl2 के साथ कंबाइन करता है गैस। तो ये देखिए ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, डेल्टा H फॉर्मेशन, ठीक है। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, Na प्लस और Cl2 से NaCl बना तो डेल्टा H फॉर्मेशन, और ये नीचे की तरफ एरो रहता है, ओके। पहले अभी आपको मैं सब चीज समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या आ रहा है, ओके, पर मैं अभी बताता हूँ। फिर अगर Na सॉलिड में अगर और एक हाफ Cl2 डाल दी, ठीक है, तो ये कितना हो गया, डेल्टा H सब्लिमेशन, ओके। ये सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए कैसे बोला मैंने, देखिए सॉलिड है, सॉलिड से आप जब गैस जाते हैं तो उसमें देखिए आपकी वेपोराइजेशन, और उसके पहले क्या आता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे आप, तो उसको क्या कहते हैं अपना और लिक्विड से गैसियस में, तो उन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं यानी प्रोवाइड करते हैं उसको सॉलिड से गैस में जाने की, ओके। अब इसके बाद में हमें आयंस में तोड़ना पड़ेगा इसे। तो आयंस में तोड़ने के लिए हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कैसे। तो देखिए अगर उसके पास Na प्लस गैसियस चार्ज बनाना चाह रहा है प्लस हाफ ऑफ Cl2 से, ओके, तो उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी वो ऐसा दे सकता है। और उसके बाद में हमें उसे फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद में हमें बॉन्ड बनाना है Na और Cl के बीच में, तो हाफ ऑफ, लेकिन तोड़ना पड़ेगा ना उसमें, हाँ बॉन्ड, ठीक है, यानी कि Cl2 के बॉन्ड तोड़ना है हमें। और हमारे पास एक Cl को तोड़ने की बॉन्ड एनर्जी होगी H, और यहाँ पे हम आधा ही Cl2 ले रहे हैं तो हाफ कर देंगे, ओके। तो आपको थोड़े से सबस्क्रिप्ट भी देखते जाना है। फिर यहाँ से यहाँ था आगे, फिर यहाँ पे Na प्लस गैसेस बनाएंगे फिर, और उसके बाद में Cl माइनस बनाएंगे गैसेस। तो हमारा हमने यहाँ पे पहले पूरी सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट करा, फिर आयन में कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद में दोनों को तोड़ दिया, Na प्लस अलग तोड़ दिया, Cl माइनस अलग तोड़ दिया। थोड़ा सा मैं इधर राइट शिफ्ट करता है इसको, क्योंकि अभी लेफ्ट का पार्ट हो गया, ओके ठीक है।
तो देखिए दोनों गैसेस फॉर्म में आ गए और दोनों आयन के फॉर्म में, तो इसमें जो एनर्जी लगती है इनको बनाने में उसको लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ से देखिए Na से Na प्लस जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए Cl माइनस बन गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लग जाएगी। ओके, और ये निगेटिव आती है। अब उसके बाद में ये सब हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो एनर्जी लगी, यानी जो एंथैल्पी लगी, जो हीट निकली, उसे ही हम कहते हैं लेटाइस। ठीक है, या तो आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर ये पूरा सर्कल फॉलो कर लीजिए, तो आपको इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अभी तो मैंने आपको ये ग्राफ के फॉर्म में बताया, अब देखिए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज। तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहली स्टेप लिखते हैं। सबसे पहली स्टेप लिखेंगे हम, सोडियम सॉलिड रहा हमारे पास, उससे हमने सोडियम को पहले गैस बनाया, सबसे पहला स्टेप। तो इसमें हमें क्या लग रहा है कि सब्लिमेशन मेशन ऑफ सोडियम। ओके, तो देखिए मैंने ये देखिए पहली रिएक्शन में सोडियम से सोडियम का सॉलिड से गैसेस फॉर्म कन्वर्ट करा। तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी थी, ये सारी वैल्यूज मैंने देख रखी थी। ओके, तो मैंने अपने पास डेटा लिख रखा था, इतना तो याद नहीं रहता मुझे भी। तो ये 496 किलो जूल पर मोल। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको ये याद करना पड़ेगा बोर्ड में, हालांकि जेई में ये सब ऐसा कुछ नहीं देते, आपके पास वैल्यू दी रहती है। ओके, अब ये पहली इक्वेशन आ गई, और सॉरी इसकी वैल्यू कुछ इतनी थी, ये मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी Na, सॉरी डेल्टा एच नॉट ऑफ सब्लिमेशन कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है 108.4 किलो जूल मोल। ठीक है, ये हमारी होगी सब्लिमेशन प्रोसेस। उसके बाद में हम इसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो Na प्लस बनाता है, आपको पता ही है, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तभी बना पाएगा। तो उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है डेल्टा एच आई, उसकी वैल्यू कुछ आती है 496 किलो जूल पर मोल। तो देखिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया था, मेरे पास डेटा दिया है और थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था। ओके, फिर तीसरा देखिए, हमारा पहले सॉलिड था, गैस बन गया, गैस से हमने आयन बना लिया। अब आयन के बाद में हमें अब ये तो सॉलिड का फॉर्म, सॉलिड का हो गया, सॉलिड आयन तक पहुंच गया। अब Cl2 के बारे में बात करना है, तो हमारे पास हाफ Cl2 था, अब उसे हमें Cl गैसेस बनाना है, लेकिन हमारे पास आधा था, हमें सिर्फ एक ही लेना है, यानी कि एक ही लेना है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Cl, यानी कि ये Cl मॉलिक्यूल था, उसको हमने तोड़ दिया, Cl को भी तोड़ना है ना। तो डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन एंथैल्पी लगती है वो हाफ लगेगी। ठीक है, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल दिया है। अगर एक Cl2 मॉलिक्यूल में X लग रही है तो हाफ ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल में क्या लगेगी, E/2 लगेगी ना। तो उसकी हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी कितने लिखेंगे आप, बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे आप, 242 होती है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 121। तो 121 किलो जूल पर मोल ये आ जाएगी। अब फोर्थ चलते हैं, देखिए अब आपके पास क्लोरीन आ गया। क्लोरीन, इसको हम बोर्न हैबर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, आपको याद होगा, क्लोरीन माइनस कर लिया। तो इसमें देखिए अब क्लोरीन को क्लोरीन माइनस चार्ज बनाना है, क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट फॉर्म करना है तो आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए लगता है, NaCl Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देना पड़ेगा, तो वो कितनी होगी माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन है तो माइनस आएगा, -348.6 किलो जूल। ओके, ये सारा डेटा मैंने अपने पास नोट करके रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। और उसके बाद में फाइनली Na प्लस बन गया, Cl माइनस हो गया। तो इसमें जो हमारा Na प्लस Cl माइनस जो हमारा लेटेस्ट फॉर्म हुआ, और देखिए मेन दिक्कत क्या, मेन चीज क्या बताए, Na गैशियस है और Cl भी गैशियस है। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा इनके Na सॉलिड होगा, और इसमें जो एनर्जी आएगी डेल्टा एच, वो पूरी हम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। क्योंकि मैंने आपको बताया, आप देखिए यहाँ तक कि ये पूरी पता है क्या है, कि पूरा जो राउंड घूमे आप वही है ये सब। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लेटाइस एंथल जो आती है, डेल्टा लेटाइस H0 इस इक्वल टू आती है प्लस में आती है 788 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी निकालने को बोल दिया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं।
डेल्टा जी इज अ नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड इज दस अ मेजर ऑफ फ्री एनर्जी। ओके, ये बात सही है। हम डेल्टा जी से एनर्जी के बारे में, फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं और हम इससे स्पॉन्टेनिटी बताते हैं। ओके, तो अच्छा, इसमें वही पूछा, देखिए, शो मैथमेटिकली दैट डेल्टा जी इज द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी, फाइंड द यूनिट ऑफ डेल्टा जी। ओके, तो हमें डेल्टा जी को डिराइव करना है, उससे हमें इक्वेशन बतानी कि, सॉरी, उसकी यूनिट बतानी है। फिर क्या लिखा है, इफ अ रिएक्शन हैज अ पॉजिटिव एंथैल्पी एंड अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज व्हाट। ओके ओके, तो पूरे डेल्टा जी की पूरा राउंड कहानी लिखना है एक टाइप से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता था, ये हमें पता है, लेकिन हमें हमें डिराइव करना है। तो देखिए, पहले डेल्टा एस के बारे में बात करते हैं। डेल्टा एस टोटल क्या होता था हमारा, होता था डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ओके, ये मैंने क्या लिखा है, देखिए, जब एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, तब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है और सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट। ओके, तो जैसे ही राइज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कुछ घटेगा, या फिर ये कुछ घटेगा तो ये कुछ बढ़ेगा। इस तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखिए, अब हम डेल्टा एस सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं। डेल्टा एस सराउंड, उसकी वैल्यू कितनी आती है, डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग है तो सराउंडिंग की हीट लेंगे और डिवाइड बाय टी करेंगे। लेकिन जो डेल्टा एस सराउंडिंग आता है ना, उसकी वैल्यू हमारी एग्जैक्ट अपोजिट होती है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के। तो डेल्टा एस सिस्टम डिवाइड बाय टी करेंगे, लेकिन जो डेल्टा एस सिस्टम होता है वो हमारा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टी। यानी कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि जो कैसे कहते हैं इसको, तो कि मैं आपको पहले डेल्टा एस टोटल लिखा था, उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस सिस्टम और सिस्टम, और इसकी वैल्यू क्या आते हैं, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। ठीक, अब अगर हम इसे रीअरेंज करें, ओके, ये टोटल है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम का उल्टा होता है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो टोटल कितना आ गया, पहले तो आ गया हमारा डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस जो टोटल होता है वो हमारा सिस्टम का होता है। ओके, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सराउंडिंग के टर्म्स में डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय, सॉरी, कुछ गड़बड़ लिख दिया हमने। ओके, तो अभी कर लेते हैं। पहले हमें मैंने सेम लिख दिया था, रीअरेंज करना है हमें। रीअरेंज करेंगे तो हमारा डेल्टा एस जो टोटल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी टी इंटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ये मैंने कैसे लिखा, इसमें हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन करा, टोटल के टर्म में डेल्टा एस ऑफ जो सिस्टम था हमारा, उसके हमने डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाय टी करा, और डेल्टा एच सिस्टम की जगह हमने ये डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ये वाली इक्वेशन लिख दी। ओके, तो उसके बाद में हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करें, अगर हम, आपको पता होगा, अभी हम फॉर स्पॉन्टेनिटी चेक कर लेते हैं। अगर हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करें तो हमारा जो डेल्टा एस आता है, डेल्टा एस टोटल, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है। तो उसी से हमारा टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, ये हीट है उसके द्वारा निकली गई, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो उसके साथ में करेगा माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी देखिए माइनस में लेके, इसकी वैल्यू देखिए माइनस माइनस लेके ग्रेटर देन जीरो आती है इसकी वैल्यू। ओके, तो ये मैंने क्या लिखा, तो देखिए, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस, और अगर हम इसमें से पॉजिटिव निकालें तो जो हमारी टर्म आ रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम इसे नेगेटिव कर लें तो इसकी वैल्यू आती है डेल्टा जी माइनस ग्रेटर देन जीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस, और उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ गई। और आपको पता है व्हेन डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, यहाँ पे क्या है, इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और टी डेल्टा एस सिस्टम इज द एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल टू डू। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो, देन प्रोसेस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारा इफ डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो हमारा क्या होता है, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, वो कहीं नहीं जाएगी, वहीं स्थिर रहेगी। और यूनिट के बारे में पूछा है तो यूनिट ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू होती है हमारी जूल, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है तो जूल में आएगी। और एक चीज मैं आपको नोट लिखा दूं, ये अच्छी चीज है, जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर आपके पास मान लीजिए दो रिएक्शन दी है और उसके बारे में बोला कि कौन सी ज्यादा रिएक्शन है, और दोनों क्या कहते हैं, दोनों का डेल्टा जी लेस देन 0 है, तो आपको टेम्परेचर से देखना है एट हाई टेम्परेचर। तो क्या बोला मैंने, देखिए, अगर आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस आया और इसकी वैल्यू टी 1 है, और अगर डेल्टा जी 1 है और डेल्टा जी 2 है, डेल्टा एच माइनस टी 2 डेल्टा एस है, इसकी वैल्यू भी लेस देन 0, इसकी वैल्यू भी लेस देन 0 है, बट विच वन इज मोर स्पॉन्टेनियस। अगर आपसे पूछ ही लिया तो आपको क्या करना है, टी टू ग्रेटर देन टी 1 है, सो हमारा जो आएगा क्या आएगा, डेल्टा जी टू प्रोसेस विल बी मोर स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 भी होता है हमारे इसी के साथ। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा मेरे पास में, फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपके बोर्ड वोर्ड में आ गया, और जेई के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको थोड़ी बहुत बुक बता दूंगी, जैसे कि कुछ आप प्रैक्टिस मटेरियल एनटी अभ्यास करके एक ऐप हुआ करता था, तो आप उस पर जाकर ट्राई करिए, वहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 62 पे आते हैं। ग्राफिकली शो दैट द वर्क डन इन एन एक्सपांशन व्हेन द स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली from P initial V initial to P final to V final with the help of PV plot compare the work done in the above case with the okay। तो हमें P initial P final हमारे पास इनिशियल स्टेट दी हुई है और फाइनल स्टेट दी हुई है, और हमें अगर रिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपांशन करना है तो हमें उसको पीवी प्लॉट बनाना है, किसका, वर्क डन का। ओके चलिए करते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी। कैसे, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना। तो मैं देखिए आपको बताता, जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो हमारा ऐसा एकदम कहना चाहिए कि हमारे पास जो वेल डिफाइंड ग्राफ रहता था, जो हम बहुत बार बना चुके हैं, पूरा ग्राफ अच्छे से बनाता है, ठीक है। ये हमने एक प्रेशर की लाइन बनाई, एक वॉल्यूम की लाइन बनाई, ठीक है, ये वी हो गया हमारा, क्योंकि पीवी ग्राफ बनेगा उसी से हमारा वर्क डन बनेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ ऐसा बनता है, सभी को पता है, पर इसमें क्या करना है, देखिए ये वी फाइनल हो गया, ये हमारा हो गया वी इनिशियल, ये हो गया हमारा पी इनिशियल, क्या हो गया हमारा पी फाइनल। ओके सॉरी, हमें एक्सपेंशन करना है तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हमारा होगा पी इनिशियल, ये होगा, ये पी फाइनल ये वाला होगा, क्योंकि वी इनिशियल है तो यहाँ पे पी इनिशियल आना चाहिए, थोड़ा गलत लिख गया है, ठीक है, क्योंकि एक्सपांड कर रहे हैं तो हमारा वो आएगा, तो ये हमारा आइसोथर्मल चेंज है। ओके आइसोथर्मल चेंज, तो इसमें आपको बोला वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये जो एरिया आएगा, देखिए पी इनिशियल पी फाइनल, तो आपको पूरा नहीं लेना है, और ये रिवर्सिबली है, ओके, तो आपको सिर्फ इतना लेना है। तो ये ग्राफ, तो रिवर्सिबली वर्क डन कैसा होगा, और एक ये वाला डॉट 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 भी बना देता हूँ, ये नीचे का एरिया, ओके, देखिए ये वाला एरिया, ओके, और ये नीचे का एरिया। तो उसने बोला है कि हम बताइए कि रिवर्सिबली वर्क डन बताइए। ओके तो पहला वाला क्या, रिवर्सिबली वर्क, तो देखिए रिवर्सिबली वर्क को हम कैसे लिखते बताएगा, कंबाइंड एरिया होता है हमारा। कंबाइंड एरिया मतलब कि ये एरिया अगर मैं ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं
तो इसमें आपका ये वाला तो आएगा ही, ये वाला तो आएगा ही, यानी जो हमारे पास ऊपर वाला था ये तो यानी कि कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ ये जो डॉट डॉट वाला है ना, वो वाला भी कंबाइन होके आता है। ओके, ठीक है। ये जो नीचे वाला एरिया है वो भी हमारा उसमें काउंट होता है रिवर्सिबली वर्क डन में, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। ओके। और अगर हम सेकंड वाला देखें इरिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल बोले तो यानी कि एट कह सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन, यानी कि हम इसे इरिवर्सिबल ना बोलते हुए हम ऐसा लिख दे इसको, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर पी फाइनल, यहाँ पे लिखा भी है। ओके, देखिए देखिए, वर्क डन इन द बॉक्स विद दैट कैरिड आउट अगेंस्ट एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी फाइनल। ओके, तो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी फाइनल ही ले रहे हैं तब उसमें वर्क डन बताना है। ओके, तो उसमें जो वर्क डन आता है वो सिंपली इतना ही आता है बस, ये वाला। कौन सा वाला? सिर्फ वो, यानी कि जो नीचे का डॉट है वो नहीं आता। यानी कि अगर ये आपका ग्राफ है, ये पी बी फाइनल है, ये बी इनिशियल है, और ये पी फाइनल है, सॉरी ये पी इनिशियल है और ये पी फाइनल है, पी फाइनल। तो ये जो एरिया आएगा ना, बस इतना ही एरिया रहता है उसके अंदर। ओके, तो आपको इससे क्या नहीं कि क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो देखिए, जो हमारा वर्क डन इन फर्स्ट था, फर्स्ट क्या था, इज इक्वल्स टू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और हमारा जो वर्क डन इन सेकंड था, वर्क डन इन सेकंड, वो था हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, एज अ ग्राफ, यानी कि ग्राफ के रिस्पेक्ट में ही बताने बोल रहा है। तो देखिए इसमें देखिए, ये वाला एरिया तो आ ही रहा है। ओके, ये वाला भी एरिया आ रहा है, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये डॉट 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 वाला एरिया। यानी अगर इससे देखें तो देखिए ये पूरा ऐसा इतना एरिया ले रहा है, और सेकंड वाले वर्क डन में सिर्फ इतना एरिया ले रहा है। तो कौन सा वाला एरिया ज्यादा है? तो देखिए, जो वर्क डन इन फर्स्ट था वो ज्यादा है देन वर्क डन इन सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, जो रिवर्सिबली का वर्क डन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 62 भी कंप्लीट होता है, और इसके साथ हम अपना चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का एग्जाम्पलर क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अच्छे से थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, और मेरे लेक्चर को और अच्छे से डबल से देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए, थोड़ा सा मैं 5 मिनट के थोड़ा वाटर ब्रेक ले लेता, यानी 5 मिनट के, सॉरी 1 मिनट के, और उसके बाद हम थोड़े से 3-4 क्वेश्चन करेंगे थोड़ा जेई के ऊपर। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे तो नहीं कह सकते, पर ये पिछले जेई के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन, तो कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप भी, ताकि मैं क्वेश्चंस निकालता, जहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चंस निकाल के रखे अपने पास। ओके, तो ठीक है, आपका ब्रेक टाइम खत्म होता है। तो चलिए हम अब मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके रखे हैं, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, देखिए ये जो है ना, पिछले जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट होता है, थर्मोकेमिस्ट्री होता है ना, तो उस वाले इससे मैंने क्वेश्चन लिए, क्योंकि हमने अभी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन करे उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स से थे उससे बहुत से क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हमारे मैंने थोड़ा सा ऐसा महसूस किया कि थर्मोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन नहीं है वहाँ। तो मैंने ऐसे सर्च किया था कि थर्मोकेमिस्ट्री से कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए वो क्वेश्चंस देखते हैं और ट्राई करेंगे कि सॉल्व कर पाए। देखिए पहला क्वेश्चन इजी लग रहा है मुझे। द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इज, ओके, तो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस बताना है उसमें जिसमें डेल्टा डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये प्रोसेस बताना है। तो पहला, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन वाटर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये एमसीक्यू है, सिंगल करेक्ट है। ओके, यहाँ लिख देता मैं, यहाँ लिखना नहीं, ड्रॉ कर, सिंगल करेक्ट, और आगे कुछ होंगे मल्टीपल करेक्ट, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया N2 and H2, डिसोसिएशन ऑफ CSO4 to CO and SO3। तो देखिए, तो इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा आंसर वाला लिखा हूँ। ओके, आंसर कैसे लिखाने, मुझे पता है जो N2 होता है हमारा, N2 जब गैसियस फॉर्म में रहता है, और जो 3H2 है, और जब ये फॉर्म करता है क्या होना था, 2 टाइम्स NH, स्पेस कम जाता है कभी भी। ओके, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, ये N2 हो गया प्लस
3 टाइम्स H2 बैलेंस में पहले से कर लिया, मेरे को याद है, बहुत बार कर चुका हूँ। ठीक है, बैलेंस्ड है। अब देखिए आपने ये कैसे निकाला। तो जब भी आपके बारे में डेल्टा एस पूछा जाए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेल्टा एन जी, आपको रिएक्शन आनी चाहिए। ओके, अब अगर आपको डेल्टा एन जी के बारे में पूछा तो देखिए इसमें 2 है, तो रिएक्टेंट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे 4, ये 3 + 1 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और -2 इज लेस देन 0। तो देखिए सिंगल करेक्ट है, तो मेरे को ये रिएक्शन याद थी तो मैंने डायरेक्ट इसे उठा लिया, और मुझे इसका आंसर दिख रहा है 3, डेल्टा एस लेस देन 0 फॉर दिस। तो इसकी एंट्रोपी जो होगी वो कम होगी, एंट्रोपी इज नेगेटिव। ओके, एंट्रोपी वही देता है हमारा, यानी कि हाँ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड होगी, उसके बाद में रैंडमनेस के बारे में बताता था। ओके, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज -46 किलोजूल पर मोल if the enthalpy of formation of H2 from its atoms is इतना इतना and that of N2 भी इतना दिया, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए मेरे पास सारी वैल्यू दी है, मैं उसी को यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। तो देखिए, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, तो N2 प्लस H2 गिविंग यू NH3, और हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हमें NH3 का एक ही मोल फॉर्म करना है। तो अगर हम इसे बैलेंस करें, देखिए जैसे कि पहली वाली रिएक्शन थी, अगर हम इसे डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा 1 NH3 आ जाता है, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यहाँ 3 था तो 3 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो देखिए, तो जो हमारे डेल्टा HF ऑफ फॉर्मेशन आता है ऑफ NH3, ओके, वो कितना आता है, पहले तो हम हाफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि हम बाइंड कर रहे हैं ना, अगर फॉर्म करना है तो हम N2 और H2 को बाइंड करना पड़ेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ N2 को लिखेंगे क्योंकि आधी लेना है, और हमारे पास एक की दी हुई है, और प्लस 3/2 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसकी लिखेंगे हम, ऑफ H2 लिखेंगे, और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ NH। क्या है, क्या लिखा मैंने, मैं बताता आपको। देखिए जो हमारा नाइट्रोजन हो गया, देखिए वो कुछ ऐसा बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए ये 3 बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए, इन बॉन्ड को इन बॉन्ड को फॉर्म होने में 3 बार, यानी कि एक NH बॉन्ड की इतनी एनर्जी, दूसरे की, ये तीसरे की, जैसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे। ओके, और बाकी समय हमें तोड़ना सेम मॉलिक्यूल्स है, तो देखिए 3/2 इतने मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट H2 की दी हुई है ना, हमारे पास देखिए किसकी दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ NH3, देखिए कहाँ गया बाइंडिंग एनर्जी। ओके, देखिए NH बॉन्ड की बताना है हमें, NH3 की नहीं बताना है, हमें NH की बताना है, तो हमें N और H की बाइंडिंग एनर्जी लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, और हमारे पास फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास यानी कि रिजल्टेड साइड दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है उससे निकालना है। तो देखिए फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, -46 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना दिया हुआ है, 712 दिया है माइनस में। ओके, प्लस कितना दिया हुआ है, 3/2 इंटू 436 माइनस 3 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ NH, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ NH। ठीक है, NH का हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आता है 1056, तो बस आपको डिवाइड करना है। तो अगर एक सिंगल सिंगल ईच बाइंडिंग एनर्जी ऑफ NH, ओके, ईच NH की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी, ये 1056 डिवाइड बाय 3 करेंगे आप, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए आप भी, 352 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये आती है उसके बाद, तो इसका आंसर मुझे क्या दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, तो ये टिक कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, ओके, तो वो पूछना चाह रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, नहीं, इस पे तो डिपेंड करते हैं। ओके, सेकंड देखिए, द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन, हाँ, इस पे डिपेंड नहीं करता, वो सीधे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप इससे लिख सकते हैं थर्ड का, द, देखिए एंथैल्पी चेंज है तो उसको बीच की स्टेट से मतलब ही नहीं ना, एंथैल्पी चेंज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स। ओके, देखिए बीच के कोई भी स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्राई करेंगे कि और एक क्वेश्चन कर लें और फिर हम बाइंड अप करेंगे। ओके, आज हमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं करे पर अच्छे क्वेश्चन करे और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, identify the correct statement regarding a spontaneous process. For spontaneous process in an acceleration, the change in entropy is positive. Okay. और क्या लिखा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी यहाँ हो गई पॉजिटिव। ओके, तो ऐसा नहीं है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर वो हमें बताता कि ऐसा ऐसा है तो सेकंड और थर्ड से तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, तो वो दोनों तो अभी सही नहीं लग रहे मुझे। लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। नहीं, एनर्जी क्या उस पर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव की जगह निगेटिव आ गया तो उससे हमारा टी डेल्टा एस की वैल्यू कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगी और हमारा डेल्टा जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो उससे हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता नहीं सकते एकदम। यानी कि ये क्राइटेरिया है, लेकिन लोअरिंग ऑफ एनर्जी उसमें एनर्जी की तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन मुझे सही लगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सारे ऑप्शंस चेक करते जाना है, मैं यहाँ पे टिक करते जा रहा हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी, delta H and delta S were found to be both positive. Okay. If T naught is the temperature at equilibrium, the reaction would be spontaneous when. Okay. तो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताना है, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, यानी कि अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले पेज पे, यानी कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था मे बी, उसमें आपको फॉर्मूला कहा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी टाइम्स डेल्टा एस। ओके, एक क्वेश्चन लिखा था मैंने आपको। तो देखिए, जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, तब हमारा डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। सही बात है, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई तो हमारा जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। ओके, तो फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, सो टेम्परेचर की वैल्यू आपको टी नॉट से ज्यादा रखना पड़ेगा, तब उसकी आपकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि देखिए जो टी है इससे आप ज्यादा रखेंगे इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर रहता है, जो डेल्टा जी नॉट लिखते हैं हमारा स्टैंडर्ड थर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, उसमें जो टेम्परेचर आता है टी नॉट, उसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू से आप जब टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तब आपका जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू ग्रेटर देन टी, यही करना है पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिए आगे क्वेश्चन के लिए। और ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।